नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं सितारों और सपनों के इसी शहर मुंबई की खबर से। यूं तो मुंबई भागती दौड़ती रहती है, पर जब वोटिंग का दिन आए, वोटिंग की बात हो तो ज़रा स्लो ट्रेन पर सवार दिखती है। वोटिंग के दिन मुंबई वासियों की कम ही संख्या पोलिंग बूथ पर जाती दिखती है। 74 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़े, बीएमसी इसकी पूरी कोशिश कर रही है और सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है वोटिंग टर्नआउट को लेकर। आर्थिक राजधानी मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। भागती दौड़ती मुंबई को दो पल भी रोकना आसान नहीं। पहले फोटो निकालना। लेकिन बीएमसी हर मुमकिन कोशिश में लगी है। कहीं जरा सा जोर तो कहीं हाथ जोड़कर विनती से 20 मई की तारीख याद दिला रही है, ताकि कोई वोट डालना न भूले। 20 डेज को वोटिंग है, उसके लिए कैंपेन है अपना अवेयरनेस का। तो एक फोटो ले लो क्या उसके साथ। मतदान करा, बंधु भाव समतेचा हात हाती धरा, मतदान करा, मतदान करा, मतदान करा, मतदान करा। गेटवे पर मैस्कॉट सेल्फी पॉइंट बना तो बीएमसी की कचरा गाड़ी भी ऐसे तेज वॉल्यूम गाने से भीड़ को जगाती रही। व्यस्त बाजारों में रंगमंच कलाकारों के दिलचस्प नाटक भी दिख रहे हैं। आज महत्वाचा दिवस आहे, आज आपला लग्नाचा वाढदिवस आहे। आपल्या लग्नाचा वाढदिवस आहे, पण अजून एक महत्त्वाचा दिवस आहे। महत्वाचा तो कोणता? ओहो, आज मतदानाचा दिवस आहे। मी माझा अमूल्य मत देऊन भारतीय संविधानाला अधिक बळकट करणार आहे। शपथ काय माझी बायको ती। वहिनी थांबा, कुठे गेले एवढे रात्रीचे? हे पण मतदान करायला सरकार आली काय गेली काय, आपल्याला काय फरक पडतोय? बरोबर आहे, काय बोललात? चुकीचं आहे, तुझं चुकीचं आहे बघ। तुझा विचारावरून कळतंय, तुझा विचार खूप चुकीचे। मतदान कर, चांगला असता। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइन्स, अभी ये सैंडर्स रोड, मस्जिद, ये सब किए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सबका, इस बार बहुत बढ़ेगा लग रहा है आपको? Yes. लेकिन वोटिंग के मामले बड़े पीछे रहते हैं। हाँ, पर पीछे रहती है, पर उनका ध्यान अभी भी इस पे है, तो वो अच्छा मतदान करेगी, हमें विश्वास है। ठीक है, वैसे आपको क्या लग रहा है, उत्साह दिख रहा है इस बार इलेक्शन को लेके? हाँ, मुझे उत्साह दिख रहा है और लोग आए देख रहे हैं हमें। हाँ। और हम भी जोश वोश से कर लग रहे हैं, पटनाटक कर रहे हैं। क्या कहोगे 20 मई को क्या है ये बताइए। 20 मई को इलेक्शन है, भारत के लोकतंत्र का ये पर्व है। बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल इज वेरी गुड। आप लोग जाएंगे वोट करने? जाएंगे ना वोट करने। अभी है ना मैम, पब्लिक जाग गई है। अच्छा, अब सब जाएंगे इंशाल्लाह वोट करने, और सबको मतलब पता चल जाए कि हमारा हक क्या है। जो ऑडियंस का है, जो आम जनता है, जनता की वजह से ही तो सब है मैम। ठीक है। तो उनको तो इस सब बार टर्नआउट, इस बार वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा ना? या श्योर श्योर। क्या बोलोगे आप लोग? मुंबई का आपके आवाज़ जो है बहुत अवेयर है वोटिंग को लेकर, और बहुत सारी जागरूकता है फैलाई जा रही है देश में वोटिंग को लेके। आपकी बार वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। जगह जगह ऐसे बलून भी आसमान में लहरा रहे हैं। पार्क, बस, सरकारी गाड़ियां तो छोड़िए, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, बिजली और पानी बिल पर भी लोगों को मतदान की तारीख रटाई जा रही है। लोकसभा चुनावों के 5वें चरण में 20 मई को मुंबई मतदान करेगी। सोमवार का दिन है और छुट्टियों का मौसम, चुनौती कड़ी है, इसलिए बीएमसी ने पहली बार ऐसा बड़ा अभियान छेड़ा है। चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं। मुंबई में जो इलेक्शन हो रहा है वो मंडे को आ रहा है, मतलब लगातार 2 छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे छुट्टी के बाद मंडे के दिन चुनाव आ रहा है। साथ में वो मई महीने में है तो सबकी छुट्टियां भी है, तो इस बार चैलेंजेस तो है, लेकिन वो सबको हम ओवरकम करना चाहते हैं। और हमने एक बड़े पैमाने पे वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं। बीएसटी बस में, सैनिटेशन व्हीकल में, हर जगह पे बैनर पोस्टर लगाए हैं, तो लोगों को घर घर तक हमारा मैसेज तो जा रहा है। साथ में जो ECI सॉन्ग्स होते हैं वो हम हर बीएसटी बस में हम प्ले कर रहे हैं, डिजिटल होर्डिंग्स में वो प्ले कर रहे हैं। सैनिटेशन व्हीकल जो हर रोज़ हर सोसाइटी में जाती है, हर घर में जाती है, वो सैनिटेशन व्हीकल में हम ECI सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं। तो 100% तो रीच तो एज ऑफ नो हमारा हुआ ही है। हम उसको काफ़ी रिपीट कर रहे हैं ताकि 20 में ये लोगों के ध्यान में रहे और 20 में अपना आके वोट वो कास्ट करें। प्रशासन की कोशिशें मुंबई वासियों को रास तो आ रही है, पर क्या इन पर इसका असर दिखेगा? आइए इनसे ही पूछते हैं। वोट करने के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग? इसके पहले जब वोटिंग हुई तब हम इतने बड़े नहीं थे, हमें कुछ नॉलेज
नहीं था, बट अब हम जो बड़े हो गए हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल नॉलेज आ गया है, तो हमें समझता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नॉर्मली सिटीजन्स क्या करते हैं, बाईपास करते हैं वोट से, इसी चीज़ दे आर सेइंग कि जो होता है होता रहेगा, गवर्नमेंट बनेगी, ये थॉट था लोगों में होता है। दैट्स वाई दे आर बाईपासिंग इलेक्शन, कि हम हमारा काम करते रहेंगे एंड जो कोई गवर्नमेंट आएगा वो अपना काम करते रहेगा। बट समवेयर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको राइट है तो यूज़ दैट राइट। अगर आपको चाहिए कि कोई आपकी कोई अपोजिशन पार्टी अच्छे से काम करेगी देन वोट दैट पार्टी। वोटिंग के मामले में इतने सुस्त क्यों हैं? बेसिकली हॉलीडे होता है वोटिंग के दिन, सो दे माइट बी थिंकिंग कि घर पे enjoy करते हैं। एंजॉय करो। बेसिकली एवरीबडी इज अ कॉर्पोरेट वर्कर हियर, सो फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह लग रहा है कि हाँ दे रही हूँ। परसेंटेज क्यों कम होता है सर? मुंबई में क्या प्रॉब्लम है लोगों को वोट करने से? क्या होता है, जैसे वोट का दिन छुट्टी रहता है, हाँ। सो लॉट ऑफ पीपल फील दैट छुट्टी मनाते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नवी मुंबई टू वोट। Right. आई हैव गॉट माय सीरियल नंबर एवरीथिंग थ्रू ECI। Very good. आई एम गोइंग टू वोट। और इस बार क्या एक्साइटमेंट है लोगों में इलेक्शन को बहुत लेके? है। हम तो सही में बोलूँ कि आपको मैं चेंज चाहता हूँ। लेट्स सी। आपको चेंज चाहिए? Because people when they have stopped expecting from the politician, जो आएगा वही करेगा। I mean people want a change, not in that change। तो चेंज के लिए भी तो वोट करना जरूरी है ना। वो थॉट क्यों नहीं है मुंबई करों में? नहीं, वोट तो करते हैं पर वो थॉट छोड़ के करते हैं कि नेकी कर दरिया में डाला, ऐसा सोच के पीपल वोट करते हैं। वोटिंग किस दिन है इसका किसी गांव या शहर में कुछ खास असर नहीं दिखता, लेकिन मुंबई इससे अलग है क्योंकि मुंबई में वीकेंड पर लोग बाहर जाना पसंद करते हैं और लगातार 3 दिनों की छुट्टियां होंगी क्योंकि वीकेंड के बाद सोमवार का दिन है 20 मई, जिस दिन मतदान होना है। इसी के साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तापमान के भी तेवर हैं। इसको देखते हुए बीएमसी की चिंता इस बार बहुत ज्यादा बड़ी है और अपने आप में इस तरह का पहला अभियान वोटिंग टर्नआउट को लेकर बीएमसी ने छेड़ा है। बीएमसी एक्टिवली, यस, हम तो मैन पावर हरदम देते हैं, लेकिन एक्टिवली स्वीप एक्टिविटी के लिए जो वोटर टर्नआउट के लिए बीएमसी पहली बार इतने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस रहेगा। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से दक्षिण मुंबई सीट पर लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोटिंग होती है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा धनी लोग बसते हैं। 2019 में मुंबई में लोकसभा चुनाव 29 अप्रैल को हुआ था और दिन सोमवार था। इसका नतीजा ये हुआ कि इस सीट पर मुंबई में सबसे कम 51.45% वोट पड़े थे। अन्य 5 सीटें भी इससे अछूती नहीं थी। मुंबई उत्तर मध्य सीट पर 53.61%, मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर 54.28%, मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर 55.24%, मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर 57.12% और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर 59.98% वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और देश में सबसे कम वोटिंग करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में 5वें और आखिरी चरण का चुनाव 20 मई को है, यानी कि सोमवार का दिन, जिस दिन मुंबई की 6 लोकसभा सीटें और MMR की 4 सीटों पर मतदान होना है। देखते हैं कि बीएमसी के जारी अभियान का असर वोटरों पर कितना दिखाई पड़ता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनावों के बीच उनका इस तरह से भाजपा में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका दिख रहा है। दिखाते हैं आपको उनसे खास बातचीत। और इस समय हमारे साथ रुपहले पर्दे की जानी मानी शख्सियत शेखर सुमन जुड़ चुके हैं। शेखर सुमन राजनीति में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जब कोई आदमी फैसला करता है तो बहुत ज्यादा उस पर विचार करता है, मंथन करता है, आपने भी किया होगा। अब वो कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया और आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि फिर से सियासत में वापसी करनी चाहिए? बस वही आपने जैसे कहा कि जाने अनजाने वो मंथन अनवरत वो होता रहता है और अचानक जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब आपको कोई निर्णय लेना होता है तो वो मंथन काम में आता है। तो ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और ये सोच रहा था कि अभिनेता होने के नाते हम लोग कहीं ना कहीं अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसी के अंदर कैद हो लेते हैं और फिर बाहर से बिल्कुल इंसुलेटेड हो जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की परेशानियां क्या हैं। हम सिर्फ एक ग्लैमरस दुनिया का हिस्सा बन के रह जाते हैं और सिर्फ रील्स बनाना, लाइक्स ढूंढना, फॉलोअर्स ढूंढना, आज की दुनिया तो ये है। और मेकअप और नई नई वेशभूषा, स्टूडियो में जाके किरदारों को अदा करना, ये जो एक हकीकत में जो दुनिया है,
जो गरीबी से, मुफलिसी से परेशान है, दुखों से परेशान है, जिसकी अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी दिक्कतें हैं, अपनी दुश्वारियाँ हैं, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा, या हमारी सोच जो है इतनी संकुचित हो गई है, संकीर्ण है कि हमने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया? तो कहीं ना कहीं आपके दिल को कचोटते रहता है। और मैं इसको राजनीति के दायरे में बिल्कुल लाना नहीं चाहता, मैं इसको इंसानियत के दायरे में लाना चाहता हूँ। आप चूंकि एक प्रवाह से जुड़ते हैं, एक पार्टी से जुड़ते हैं, शायद इसलिए सब लोग इसे राजनीति कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि हम सब की, सभी हिंदुस्तानी नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो सरकार एक अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से प्रगति कर रहा है, विकासशील है, गतिशील है। मैंने पहले से भी कहा कि तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है, दशा भी बदली है, दिशा भी बदली है, अवस्था भी बदली है, व्यवस्था भी बदली है, सब कुछ हो रहा है। तो क्यों ना उनका हाथ हम मजबूत करें। तो जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैंने चूँकि कहा कि ये मंथन बहुत दिनों से चल रहा था, तो मैंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। शेखर जी, पिछली बार जब आपने सियासत को अलविदा कहा था तो उस समय आपने एक बड़ी वजह इसकी ये बताई थी कि आप अपने काम में और पॉलिटिक्स में संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं। तो क्या इस बार आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं मैदान में कि काम भी चलता रहे और पॉलिटिक्स को लेकर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी प्रभावित ना हो? मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ ज़िंदगी में, हर चीज़ दिल से करता हूँ। इसका खामियाजा भी भुगतना मुझे पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग तो दिमाग से होती है। और मुझे लगता है कि ये सब बातें जो हैं वो दिल की बातें हैं। जब आप लोगों के बारे में, उनकी व्यथा, उनके दुख के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, देशभक्ति के बारे में सोचते हैं, भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं, तो ये बातें सब दिल से उठती हैं। फिर आगे इसका एक संतुलन कैसे बनेगा, सामंजस्य कैसे होगा, कैसे तालमेल बिठाएंगे, मैंने इसको प्रभु पे छोड़ दिया, प्रभु श्री राम पे। अब जो उन्होंने भेजा है, आदेश दिया है, अब तो वही संतुलन बिठाएंगे। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राजनीति में इस बार आपका विजन क्या होगा? मेरे विजन से ज़्यादा तो जो हमारे नेतागण हैं उनका क्या विजन है, उनका मैं साथ दूंगा। और ये है कि हर क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए, हर क्षेत्र में। सिर्फ अब जो एक बात रोटी कपड़ा मकान, बिजली, रोज़गार, गरीबी, ये सब को के अलावा भी मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात, जैसे लिटरेसी की बात, जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात, जैसे हमें देश की छवि को आगे वैश्विक पटेल पर कैसे और मजबूत बनाना है, वगैरह वगैरह। तो सोचने वाले नेता हैं, सोचने वाले दिमाग आगे हैं, और वो हमें अगर लगेगा वो सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हम उनका साथ देंगे, इसमें उस बात को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को और अवेयर करेंगे इस मामले में। एक सवाल लोगों के जहन में और शेखर जी यहां पर उठ रहा है कि आप बीजेपी के साथ केवल सांगठनिक तौर पर जुड़ रहे हैं, या फिर आने वाले समय में हम बहुत जल्द शेखर सुमन को चुनावी मैदान में भी देख सकते हैं, चुनावी सियासत में भी देख सकते हैं? मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं दिल से आया हूँ, मैंने दिमाग अपना लगाना छोड़ दिया है इस मामले में। जो बात जहाँ से निकलेगी, अगर मेरे बात सामने आएगी, मुझे अगर उसमें ऐसा लगेगा कि मुझे इसमें शिरकत करनी चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए, तो ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। सियासी पारी के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में एक और आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान से पकड़ा गया ये आरोपी रफीक चौधरी, इसके बारे में बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों के साथ ही संपर्क में था। 13 मई तक पुलिस हिरासत में इसे भेजा गया है। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा की भी एंट्री हो गई है। रोहित गोदारा भी अनमोल की तरह विदेश में रहकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए वारदात को अंजाम देने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक राजस्थान से गिरफ्तार 5वां आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से सीधे संपर्क में था और उनके कहने पर ही विकी गुप्ता और सागर पाल से मिला था। पुलिस ने रफीक को मकोका कोर्ट में पेश कर बताया कि वारदात में रफीक की अहम भूमिका है और इसने फाइनेंस के साथ सलमान के घर की रेकी भी की थी। हालांकि मोहम्मद रफीक के वकील ने उसे निर्दोष बताया, लेकिन ये माना कि रफीक 5 साल पहले रोहित गोदारा से एक बार मिला था। देखिए, पूरे मामले में आरोपी ने बस बोला कि भाई का फ़ोन आया था और उसने बोला कि हमारे जानने वाले हैं, आप थोड़ा इनको एंटरटेन कीजिए, मुंबई फर्स्ट टाइम गए हैं तो आप इनको थोड़ा खिलाइए पिलाइए और बाकी इनको जहाँ जाना है वो चले जाएंगे। तो सिर्फ वो कुरला में इनकी डेयरी की दुकान है, तो उनको सिर्फ वो चाय पानी कराया, बाकी इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है।
घटना होने के बाद थोड़ा स्वाभाविक रूप से ये डर गया। सामान्य आदमी है, गरीब पृष्ठभूमि से आता है, इसलिए ये अपने मूल निवास स्थान नागौर चला गया था और इसका कुछ पूरे मामले में इसके कहीं भी संलिप्तता नहीं थी। इसलिए वापस आते समय पुलिस द्वारा इससे कार्रवाई करते हुए मारवाड़ जंक्शन से पकड़ा गया। सिर्फ पुलिस एक दिखाना चाहती है कि पूरे मामले में एक्टिव है, जबकि उसके अगेंस्ट में ना कोई रिकवरी हुई, न तो अब तक कुछ भी रिकवर हुआ है, न तो पुलिस ये दिखा पाई, जैसा कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं देख रहा था कि 1 लाख रुपए की रिकवरी 1 लाख रुपए दिए थे इन्होंने। ऐसा कुछ अभियोजन पक्ष साबित करने में पूरी तरह से विफल रही। पुलिस के मुताबिक अनमोल और रोहित ने रफीक को दोनों शूटरों से मिलने को कहा था। उसके बाद ही रफीक ने 8 अप्रैल और 11 अप्रैल को कुर्ला में दोनों से मुलाकात की थी और 12 अप्रैल को मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक रफीक चौधरी ने शूटरों को बताया था कि उसे और बड़ा काम दिया गया है। अब पुलिस जानने की कोशिश में है कि वो बड़ा काम क्या है। पुलिस को शक है कि इसने कहीं कुछ और लोगों की भर्ती तो नहीं की है। रफीक के भाई की कुर्ला में दूध की डेयरी है जहाँ वो काम करता था, लेकिन दोनों शूटरों के पकड़े जाने के बाद ये मुंबई छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी अनुज थापन की पुलिस हिरासत में खुदकुशी के बाद बैकफुट पर आई मुंबई क्राइम ब्रांच को मोहम्मद रफीक चौधरी के रूप में एक ऐसा आरोपी मिला है जो अभी तक गिरफ्तार सभी आरोपियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे ऊपर का ओहदा रखता है। रफीक चौधरी पिछले 5 साल से अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सीधे संपर्क में था। अब रफीक के जरिए मुंबई क्राइम ब्रांच को इस वारदात की साजिश की सभी कड़ियों को जोड़ने का फिर से एक मौका मिल गया है। मुंबई से कैमरामैन मंगेश भिसे के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। शेयर बाजार पिछले कई दिनों से फ्लैट है। बाजार के जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनावों के 2 चरणों में कम हुई वोटिंग और सट्टा बाजार में बीजेपी के दावे से कम सीटें मिलने का अनुमान सीधा असर शेयर बाजार पर दिखा रहा है। तो सट्टा बाजार और शेयर बाजार के बीच क्या है कनेक्शन, आपको दिखाते हैं NDTV की इस विशेष रिपोर्ट में। शेयर बाजार आज भी लाल रहा। उदासीनता का ये आलम करीब 15 दिनों से बना हुआ है। जानकारों की माने तो इसकी वजह सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी को 400 से कम सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। सटोरियों की माने तो अब तक के चुनाव के रुझान में बीजेपी को 299 से 301 के करीब सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के लिए 57 से 59 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। 400 पार तो नहीं पहुंचेगा, 350 पार कर देगा एनडीए सरकार। अभी आज की तारीख में बीजेपी का अपना ये बता रहे 303 बता रहे हैं, तो ये हमारे अनुमान के हिसाब से 325-30 के आसपास पहुंच जाएगी। बाजार के जानकार कहते हैं कि शेयर बाजार सेंटीमेंट पर चलता है। सुधार और कारोबार समर्थक सरकार से बाजार में उत्साह बढ़ता है। चूंकि सट्टा बाजार बीजेपी के 400 पार के दावे से कम सीटों का अनुमान दे रहा है, इसलिए बाजार भी उसी के मुताबिक रुख दिखा रहा है। अभी देखिए कि बीजेपी ने खुद ही अपना एक गोल जो है सेट किया है 400 पार। आप देखेंगे हर जगह नारे लग रहे हैं 400 पार का। अगर उन्होंने ये गोल नहीं सेट किया होता तो मार्केट इसको इतना रिएक्ट नहीं करता। उन्होंने खुद ही अपना बड़ा गोल लिया हुआ है, सेट किया हुआ है। अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम पावर में फिर से आ रहे हैं तो मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, बीजेपी पावर में आ रही है, 5-10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही गोल अगर आपने सेट किया है और उसको अचीव नहीं कर रहे हैं तो आपको अननेसेसरी ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये ऐसा बाजार का मानना है। एक तो सटोरियों द्वारा बीजेपी को दावे से कम सीटें मिलने का अनुमान, दूसरे अब तक हुए लोकसभा चुनाव के 2 फेज में कम हुआ मतदान बीजेपी के 400 पार के दावे को कमजोर कर रहा है। हालांकि अभी 4 फेज का चुनाव होना बाकी है, इसलिए शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मुंबई से कैमरामैन मंगेश भिसे के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।